अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएशन एंड एक्सप्लॉयटेशन के बारे में पढ़ा। दूसरी चीज़ जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट इज़ इनोवेटिव आइडिया जनरेशन। मतलब कि आपने जो भी गैप्स देखे मार्केट में, जो भी प्रॉब्लम्स देखे कंज्यूमर्स के, जो अनफुलफिल्ड रिक्वायरमेंट्स देखी, उनको अब आपने फुलफिल कैसे करना है, उसको सोल्यूशन कैसे देना है, न्यू आइडियाज़ क्रिएट करने हैं। तो आइडिया जनरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू आइडियाज़ और सॉल्यूशंस एंड इट प्रोवाइड द बेसिस फॉर द न्यू बिजनेस वेंचर्स। और इसके लिए फिर डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। uh, आपको क्रिएटिवली चीज़ों को देखना पड़ता है, इनोवेट करना पड़ता है, और सोशल चैलेंजेस हों, मार्केट गैप्स हों या कस्टमर नीड्स हों, आप उनको एड्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट टेक्निक इज़ जनरेटिंग बिजनेस आइडियाज़। आइडिया जनरेशन पहला स्टेप होता है एंटरप्रेन्योरशिप में। एंटरप्रेन्योर ज़ाहिर है क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, ताकि वो सॉल्यूशंस फाइंड कर सके मार्केट के। और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ अगर आप कोलैबोरेट करते हैं, उनसे इंस्पिरेशंस लेते हैं, तो आपके माइंड में डिफरेंट आइडियाज़ जनरेट हो सकते हैं। कस्टमर्स के फीडबैक के ज़रिए और उन आइडियाज़ को पायलट टेस्टिंग के ज़रिए आप देख सकते हैं कि कैसे रिफ़ाइन किया जा सकता है। फिर इनोवेशन के लिए आइडिया जनरेशन कैसे की जाती है। इनोवेशन का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो बिज़नेस है वो कम्पेटिटिव रहता है, अडेप्टेबल रहता है। नए आइडियाज़ कस्टमर्स की बदलती हुई जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो चेंजिंग टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, उनको मीट करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। और अगर आप अपनी टीम को इनकरेज करते हैं कि वो क्रिएटिवली आइडियाज़ जो हैं वो उनको जनरेट करने की कोशिश करें, सॉल्यूशंस लेकर आए, तो इससे लॉन्ग टर्म सक्सेस यकीनी होती है। इसमें आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली होती क्या है कि ग्रुप्स जो हैं डिफरेंट टाइप के वो मिलते हैं और उनके पास मल्टीपल आइडियाज़ होते हैं, और वो फ्री थिंकिंग करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, और हर कोई जो है अपने अपने थॉट्स जो होते हैं अकॉर्डिंगली शेयर करता है, और इससे के ज़रिए हमें इनोवेटिव आइडियाज़ मिल जाते हैं, नए आइडियाज़ भी मिल जाते हैं और इनोवेटिव आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप इस डायग्राम में देखें कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, फिर माइंड मैपिंग होती है, फिर फ्री एसोसिएशन होती है, फिर स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। तो इसमें ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग में पूरी टीम जो होती है वो एक दूसरे से आइडियाज़ शेयर करती है। कोई भी दूसरे के आइडियाज़ को जज नहीं करता, क्रिटिसाइज़ नहीं करता, और हर एक के आइडियाज़ को सुकून से, तहम्मुल से सुना जाता है। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारे पास मल्टीपल आइडियाज़ जमा हो जाते हैं। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर एक की अपनी क्रिएटिविटी लेवल होता है, तो हमारे पास डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज़ इकट्ठे हो जाते हैं। स्टार्टअप टीम्स जो होती हैं वो नए ऐप्स बनाती है, तो अपनी स्किल्स की बेस पे हर कोई अपने अपने आइडियाज़ को शेयर करती है। दूसरे माइंड मैपिंग है। माइंड मैपिंग से क्या होता है कि जो आइडियाज़ हैं उनको एक टॉपिक के साथ रिलेट किया जाता है। मतलब आप किस फील्ड और किस एरिया में अपना इनोवेशन या करने जा रहे हैं या नया आइडिया लेकर आना चाह रहे हैं, तो उससे कनेक्ट करने के लिए माइंड मैपिंग करनी ज़रूरी होती है। आपके जो थॉट्स होते हैं उनको कनेक्ट करना आपस में, उनको आपकी गोल के साथ जोड़ना और आइडियाज़ जनरेट करना का प्रोसेस जो है वो तेज़ हो जाता है। जैसे एक कंपनी प्लान कर रही होती है न्यू प्रोडक्ट को, तो वो माइंड मैपिंग कर सकती है, डिफरेंट फीचर्स कर सकती है, उसके हाईलाइट कर सकती है। फिर है फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता। इसमें पीपल अपने आइडियाज़ को कनेक्ट करते हैं विदाउट रूल्स, और इससे नई थॉट्स आती हैं। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग टीम यूज़ इट फॉर स्लोगन्स, जैसे कि रैंडम वर्ड्स वो ले सकते हैं अपने प्रोडक्ट के हवाले से। जैसे आप देखते हैं वेव्स कहते हैं, ये नाम ही काफ़ी है, या और कोई अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने अपने साथ स्लोगन्स ऐड किए हुए। फिर स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होती है उसमें क्या होता है, प्लान्ड प्रोसेस होता है।
ज़ाहिर है एक स्ट्रक्चर्ड है, तो इसमें एक पूरा स्ट्रक्चर जो है इसका फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं आइडियाज़ जनरेशन को के लिए। एक टीम जो है वो स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकती है टू लिस्ट प्रोडक्ट फीचर्स एंड देन वोट फॉर द बेस्ट वन। यानी अगर टीम है वो अपनी अपनी सोच के मुताबिक, क्रिएटिविटी के मुताबिक किसी भी नई प्रोडक्ट को लानी है या पुरानी प्रोडक्ट को इनोवेट करना है, तो उसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स होने चाहिए, हर कोई अपने अपने फ़ीचर्स जो है वो सामने लाएगा उसके रूल्स के मुताबिक, और उसमें से फिर बेस्ट की वोटिंग कर ली जाएगी। फिर रिवर्स इंजीनियरिंग भी की जा सकती है। वो कैसे कि हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कैसे वर्क करती है। एंटरप्रेन्योर्स ब्रेक डाउन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू लर्न फ्रॉम दैम। मतलब अभी जो प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, आप उनको ब्रेक डाउन करें, उनकी करेक्टरिस्टिक्स, उनके गुड्स एंड बैड्स जो हैं उनको अलग-अलग करें, स्टडी करें उसको, और फिर उसमें से आप इम्प्रूवमेंट्स की जगह ढूंढ सकते हैं और नए आइडियाज़ लेकर आ सकते हैं। अच्छा, स्कैम्पर टेक्निक भी होती है एक। स्कैम्पर टेक्निक कौन सी है? एक तो आपको मैंने बताया ब्रेन स्टॉर्मिंग है, दूसरी है रिवर्स इंजीनियरिंग, तीसरी है स्कैम्पर टेक्निक। स्कैम्पर टेक्निक एक मेथड है जिसे हम क्रिएटिवली यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। एंटरप्रेन्योर को आइडियाज़ क्रिएशन या इनोवेशन के लिए फ़ायदा देती है, और पॉसिबिलिटीज़ आपको पता चलती हैं कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हैं टू इनोवेट और क्रिएट। इसके 7 स्टेप्स होते हैं, इसी की वजह से इसको स्कैम्पर कहा जाता है। बेसिकली स्कैम्पर इज़ द एब्रीविएशन एस फॉर सब्स्टिट्यूट्स, C for combine, A for adapt, M for modify, P for put to another use, E for eliminate and R for rearrange या reverse। तो ये स्कैम्पर बन जाता है। ठीक है, अब वन बाय वन हम इनको देखते हैं। सब्स्टिट्यूट में क्या है कि आप वन पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और प्रोसेस को दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट कर दें। मसलन प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट आप यूज़ करें, अगर आइसक्रीम में, डेयरी आइसक्रीम में डेयरी की बजाय, दूध की जगह प्लांट बेस्ड आप इंग्रेडिएंट यूज़ कर ले, तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये अपने प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट जो है वो चेंज करती है। सी कंबाइन है, मिक्स टू आइडियाज़ टुगेदर टू क्रिएट समथिंग न्यू। जैसे स्मार्ट वॉचेस जो हैं वो हाइड्रेशन लेवल को भी ट्रैक करने लग जाएं, साथ साथ जैसे आपके स्टेप्स काउंट करती हैं तो हाइड्रेशन लेवल या हार्ट बीट को भी काउंट कर रही हैं। फिर अडेप्ट है, ए चेंज एग्जिस्टिंग आइडिया टू फिट द न्यू यूज़ और नीड। मतलब आप कोई ऐसा सूटकेस बना दें जिसके अंदर बिल्ट इन चार्जर हो फ़ोन का, ठीक है, तो नए यूज़ में ले आए आप उसे। मॉडिफाई का मतलब क्या है कि आप फीचर्स को एनहांस कर दें किसी प्रोडक्ट के, उनको इम्प्रूव कर दें, एनलार्ज कर दें। जैसे फ़ोन जो है उसके अंदर बैटरी लाइफ आप बढ़ा दें, ठीक है, या उसकी कैमरा का जो पिक्सल्स हैं वो बढ़ा दें, तो इससे आप मॉडिफिकेशन कर देते हैं। पुट टू अनदर यूज़, पी प्रोडक्ट जो है वो समथिंग डिफरेंट देन इट्स ओरिजिनल पर्पस। मतलब आप वो प्रोडक्ट पहले किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर रहे थे, लेकिन आप उसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें। मसलन जैसे ओल्ड टायर्स होते हैं, उनको आप अगर प्लेग्राउंड में स्विंग्स के तौर पे इस्तेमाल कर लें, या टायर्स के जैसे आप जो है वो प्लांट पॉट्स बना लें, तो वो क्या होगा, पुट टू अनदर यूज़ हो जाएगा। यानी प्रोडक्ट जिस मकसद के लिए बनी थी उससे हटकर किसी और काम के लिए आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ई फॉर एलिमिनेट है, आप प्रोडक्ट के जितने भी फीचर्स हैं उसमें से अननेसेसरी फीचर्स को एलिमिनेट कर दें ताकि प्रोडक्ट सिंप्लीफाई हो जाए। जैसे एक फ़ोन जो है उसमें होम बटन ना हो लार्ज स्क्रीन के लिए, आप हटा दें। मतलब कोई भी आप चेंज कर सकते हैं, उसमें जो अननेसेसरी जो फीचर्स हैं वो हटा दें। फिर रिवर्स है, रीअरेंज है, चेंज द ऑर्डर और द लेआउट ऑफ समथिंग फॉर इम्प्रूवमेंट। मतलब अब रेस्टोरेंट जो है जिसमें आप पहले तो कुक्ड मील सर्व कर रहे हैं या बुफे सर्व कर रहे हैं, या आपने काउंटर्स बनाए हुए हैं जहाँ से आप उस वक्त लाइव कुकिंग कर रहे हैं, लाइव स्टेशंस हैं, उसकी बजाय आप जैसे आजकल हो रहा है कोरियन जो रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं उनके अंदर टेबल पे कस्टमर्स खुद अपने खाने कुक करते हैं, आप उन्हें इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, इंस्टेंट कुकिंग होती है उस वक्त, तो वो रीअरेंज हो जाता है या रिवर्स हो जाता है। तो स्कैम्पर टेक्निक भी नए आइडियाज़ या इनोवेशंस के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। फिर डिज़ाइन थिंकिंग होती है, पहली हमने पढ़ ली ब्रेन स्टॉर्मिंग, दूसरी है रिवर्स इंजीनियरिंग, तीसरी है स्कैम्पर, और चौथी अब हमारे पास आई है डिज़ाइन थिंकिंग। अच्छा, डिज़ाइन थिंकिंग जो है यूज़र्स की रिक्वायरमेंट पर फोकस करके हम इसमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। इसके 5 स्टेप्स हैं। जैसे अंडरस्टैंड यूज़र्स, सबसे पहले आप
इस यूज़र जो हैं उन्हें समझने की कोशिश करें, फिर प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करें, आइडिया लेकर आएँ, फिर मॉडल जनरेट करें और फिर उसके बाद उसको टेस्ट करें। जैसे कि में जो कोई फ़िटनेस ऐप बना रहा है अगर कोई, तो वो यूज़र्स से पहले बात करेगा, उनकी रिक्वायरमेंट्स को हाईलाइट करेगा, फिर बनाएगा और फिर उसके बाद उसको टेस्ट करेगा एप्लीकेशन को कि इसमें कोई फ्लॉज तो नहीं है। क्राउड सोर्सिंग एंड ओपन इनोवेशन इसमें आती है, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं उनसे आप ऑनलाइन आइडियाज़ ले, ये यानी इसमें क्या आ जाएगा, यूज़र्स को आप शामिल कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। इनोवेशन, ओपन इनोवेशन में आप दूसरों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, कंपनीज के साथ काम कर रहे होते हैं, फ्रेश आइडियाज़ आपके पास आते हैं और नई प्रोडक्ट्स क्रिएट होती हैं। इससे आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट भी कम हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी जल्दी होती है और आप डाइवर्स पर्सपेक्टिव से सीखते हैं, यानी मुख्तलिफ लोगों की राय आपकी चीज़ में शामिल होती है। फिर ट्रेंड स्पॉटिंग एंड फ्यूचर कास्टिंग। ट्रेंड स्पॉटिंग का मतलब क्या है, देखना है कि नए पॉपुलर आइडियाज़ कौन कौन से चल रहे हैं, मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। फ्यूचर कास्टिंग का मतलब ये गेस करना कि अब जो अभी ट्रेंड्स चल रहे हैं तो इसके बाद कौन सा ट्रेंड आएगा। एंटरप्रेन्योर्स इन चीज़ों को देखते हैं लाजमी, क्योंकि देखें आने वाली चीज़ अगर आप फोर्सी कर रहे हैं कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में कौन सी चीज़ जो है वो उसकी ज़्यादा जो है वो ट्रेंड होगा, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है सॉरी, बिज़नेस को सक्सेसफुल करने में। तो आप वेल बिफोर टाइम वेल इन्फॉर्म्ड हो जाते हैं और टाइमली अपनी चीज़ों को लॉन्च करते हैं। लैक ऑफ मार्केट नॉलेज, अगर मार्केट की नॉलेज आपके पास नहीं है तो फिर आप फेलियर में जा सकते हैं। तो आपको अंडरस्टैंड करना होता है कस्टमर्स और ट्रेंड्स को, उसके लिए आपको रिसर्च करना होता है और टाइमली अपडेट रहना होता है, ताकि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप टाइमली अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर सकेंगे और जो यूज़र्स हैं उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे। और अगर आप मार्केट नॉलेज रखते हैं सॉरी, तो उससे क्या होगा कि आप अपने कंपैटिटर्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, मार्केट गैप्स को हाईलाइट कर सकेंगे, डिसीजन मेकिंग आपकी बिजनेस के हवाले से टाइमली और वेल डिफाइंड हो सकेगी। रिसोर्सेज को देखना होता है फिर हमने अपने आइडिया जनरेशन में कि आपके पास टाइम लिमिटेड है, मनी लिमिटेड है या स्किल्स जो हैं वो लिमिटेड है, तो वो आपके आइडियाज़ जो हैं उनको ब्लॉक कर सकती है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टर्स, पार्टनर्स या स्मार्ट प्लानिंग के ज़रिए हम इन मसाइल को हल कर सकते हैं। कम पैसों से भी आप क्रिएटिव होने के साथ अपना काम चला सकते हैं और एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज आप कर सकते हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, तो इससे भी इनोवेशन होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। कॉग्निटिव बायसेस एंड अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन हमारे पास क्या होते हैं कि मतलब एंटरप्रेन्योर जो है वो रॉन्ग डिसीजन भी कर सकता है। कंफर्मेशन बायसेस जो हैं सिर्फ एग्रीइंग फीडबैक की तरफ होती हैं। ऑप्टिमिज्म बायस उनको कॉन्फिडेंट कर देती हैं। एंचरिंग बायसेस उन्हें बहुत ज़्यादा पहले इन्फॉर्मेशन पे रिलाई करने देती हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ अपने इंट्यूशंस पे और उन चीज़ों पे बिलीव ना करें, बल्कि मार्केट रिसर्च करें और ओपिनियन लें लोगों की। ठीक है, अगर आप सिर्फ खुद ही से अपनी ही बातों पे करते रहेंगे, सारा कुछ अपनी सोच पे करते रहेंगे, तो वो चीज़ें सही नहीं है। फिर लैक ऑफ मार्केट नॉलेज, अगर आपके पास है नहीं है, कम है नॉलेज, तो फिर आप ज़ाहिर है मार्केट को नहीं जानते और रिसर्च नहीं करते, तो फिर कस्टमर की नीड्स और कंपैटिटर्स की स्ट्रेटजीज़ को आप नहीं समझ सकते। मिसाल के तौर पे अगर टेक्निकल सेटअप शुरू किया जा रहा है प्रोडक्ट के लिए, तो लेकिन अपनी ऑडियंस के बारे में आप नहीं जानते, उनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में नहीं जानते, आप अपने कंपैटिटर्स के बारे में नहीं जानते, मार्केट के बारे में नहीं जानते, तो आप अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। इसलिए आप पहले सर्वे करें, रिसर्च करें, अप टू डेट रहें ट्रेंड्स के हवाले से, मार्केट ट्रेंड्स के हवाले से, तो फिर आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आप लोगों का आज का लेक्चर था और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, और थर्सडे को आप लोगों की क्लास नहीं होती, 3 डेज़ क्लास होती है, तो अब हमारी ईद, इंशाल्लाह ईद के बाद क्लास होगी। अल्लाह हाफ़िज़।